Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज ऐसे संसदीय सीट की बात करेंगे जहां से एक तरफ मैदान में हैं टीवी के राम तो दूसरी तरफ से हैं ईवीएम को लेकर कथित पर्दाफाश करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की तरफ से टीवी के राम अरुण गोविल हैं तो सपा की तरफ से वकील भानु प्रताप, और इन दोनों में से किसकी जीत होगी ये जानना भी जरूरी है। लेकिन इस सीट से पहले मेरठ लोकसभा सीट को लेकर समीकरण क्या कुछ बनता दिख रहा है, दो लोकसभा चुनाव को लेकर, और अब तक यहां का समीकरण क्या कुछ कहता है ये समझना भी जरूरी है। पश्चिमी यूपी की मेरठ संसदीय सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 1990 के बाद से ज्यादातर समय बीजेपी के पास ही यह सीट रही है और वर्तमान में भी यह सीट बीजेपी के पास ही है। खेलों से जुड़े अपने शानदार उत्पादों की वजह से मेरठ दुनिया भर में जाना पहचाना नाम है। साथ ही यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। मेरठ का नाम मय राष्ट्र से निकला हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ होता है मय का प्रदेश। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मय असुरों का राजा हुआ करता था। उनकी बेटी मंदोदरी रावण की पत्नी थी, और यही नहीं, महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो वर्तमान में मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। यह तो हुई इतिहास की बात, लेकिन अब बात लोकसभा चुनाव की जीत के समीकरण को लेकर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है वो आपको पहले सुनवाते हैं। एक तो जो समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं, क्योंकि उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, इंडी ब्लॉक में वो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और जहाँ तक लोगों की बातें जो निकल के सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि भाई बाहरी प्रत्याशी हैं, और इसको लेकर देख भी रहे हैं कि जो पूरा कुनबा है समाजवादी पार्टी का, 3 विधायक, एक पूर्व विधायक, सभी लोग लखनऊ में डेरा डाले पड़े हैं। जैसे कि सूचनाएं मिल रही हैं, सभी चाहते हैं कि उनको मिले या उनके अजीजों को टिकट मिले। तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नज़र आ नहीं रहा है। और हालांकि जो कैंडिडेट हैं उनका तो यही कहना है कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, है ना। अब इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ देखें अगर, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ जो रामायण धारावाहिक आता था और उसमें जो श्री राम की भूमिका निभा रहे थे अरुण गोविल पर यहाँ दाव खेला है, तो उन्होंने इस मुकाबले को वाकई रोचक और दिलचस्प बना दिया है। ये भी देखने वाली बात होगी कि जनता उन्हें कितना स्वीकार कर दिया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ से जो दमखम दिखा रहे थे, जो दावेदार थे अलग अलग दलों से, अगर हम उन पर नज़र डालें तो भाई 5 साल तक वो लोग झंडा उठा रहे थे, क्योंकि वो अभी मौन है, बोलना कोई नहीं चाह रहा, क्योंकि कोई भी बुराई लेना नहीं चाहता एकदम से। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं टीस दिखाई दे रही है। वो लोग बात कर रहे हैं अलग अलग जगह बैठ के कि भाई जब 5 साल तक झंडा हम उठा रहे हैं, नारेबाजी हम लगा रहे हैं, सांस हम फुला रहे हैं, और एकदम से बाहरी कैंडिडेट, हालांकि भी ये देखने वाली बात होगी कितना विरोध उनका होता है नहीं होता है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली इस तरह से देखें तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, तो जनता को ही तय करना है कि कौन ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आपको बताएं कि बसपा जो है, बसपा का वोट बैंक एक राज रहा है, एक तरफा वोट पड़ता है। उसके बाद में दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि देवव्रत त्यागी को टिकट मिला है। त्यागी मन से ऐलान कर चुके हैं, भाजपा के पूरे खिलाफ हैं। तकरीबन 2 लाख के करीब यहाँ पर त्यागी समुदाय के वोट हैं। दलित समुदाय वो भी आप जानते हैं। और अगर बात की जाए तो पहली बार ये देखने को मिलेगा, अभी तक तो मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ नज़र आया है, पहली बार ऐसा होगा कि गैर मुस्लिम वोट इसका ध्रुवीकरण होता हुआ साफ दिख रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस बार पहली बार ऐसा चुनाव में होगा जहां मुस्लिम वोट नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि कोई मुस्लिम कैंडिडेट अभी तक किसी पार्टी ने नहीं उतारा। बिल्कुल, जिस भानु प्रताप को सभी लोग हल्के में नाप रहे हैं, वो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अपना जलवा दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे पूरी। पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, और सबसे बड़ी बात कि मुसलमानों के हित में 2009 से वो काम कर रहे हैं। चाहे वो ईवीएम की लड़ाई हो या एनआरसी के टाइम पर मेरठ उनके 10 चक्कर लग गए थे जब 5 लोगों की हत्या हुई थी, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। और रही बात अरुण गोविल जी की, तो किरदार में और जो ज़मीनी स्तर पे है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। उन्होंने किरदार ज़रूर निभाया है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्री राम को ला सके। श्री राम जिसको चाहेंगे वो उसको लेकर आएंगे। तो ये कहना ठीक नहीं है कि कोई इंसान राम को लेकर आ सकता है। किरदार की अगर हम बात करें, उन्होंने अच्छा किरदार निभाया है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो एक छवि बनी है, साफ़ सुथरी छवि है, तो हो सकता है कि वो कड़ी टक्कर दें। भाजपा से जो अरुण गोविल हैं वो भारी पड़ेंगे।
क्योंकि वो एक तो बाहर के हैं, एक रामायण में उन्होंने राम का किरदार भी निभाया है और बीजेपी की एक लहर है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब मेयर का चुनाव हुआ था तो देख रहे थे कि AIMIM यहाँ दूसरी पोजीशन पे आ गया था और जो समाजवादी पार्टी को सब फाइट में मान के चल रहे थे। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद रोड शो भी किया था। उसके बावजूद AIMIM की तो स्थिति यहाँ काफ़ी उस टाइम मजबूत थी। और अब ये लोकसभा का चुनाव है और अभी AIMIM ने तो अपने पत्ते खोले नहीं हैं, तो अभी हम किसी निर्णय पर तो नहीं पहुंच सकते। अब देखते हैं कि उनका कौन कैंडिडेट आने वाला है, उसके बाद ये सब तय हो सकता है। अभी तो नहीं कह सकते कि भाई अब बीजेपी यहाँ भारी रहने वाली है या समाजवादी पार्टी ज़्यादा मजबूत रहने वाली है। मुझे लगता है अभी AIMIM के ऊपर भी बहुत कुछ दारोमदार है, क्योंकि पहले जनता ने भरोसा किया है उनके जो कैंडिडेट पर। 1.25 लाख वोट बहुत होती हैं, वो भी एक शहर भर में। तो अगर उस तरह से देखते हैं तो कहीं ना कहीं अब तो देख रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, जो लीडर्स हैं, उनमें तो विधायक भी हैं कई, और वो लोग तो पूरी तरह से देख रहे हैं खुद ही नाराज़ हैं। तो ऐसे में उनके लिए जाके वोट कौन मांगेगा। इस सीट पर लगातार 3 जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाने वाले राजेंद्र अग्रवाल की जगह अब की बार अरुण गोयल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। अरुण गोयल के नाम की घोषणा से पहले कई नाम मेरठ हापुड़ संसदीय सीट पर चल रहे थे। प्रत्याशी घोषित होने के बाद यह पहली बार मेरठ पहुंचे अरुण गोयल, तो उन्होंने इस बारे में खुलकर बातचीत भी की। जहां उनके पहुंचने पर श्री राम के जय घोष के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। तो पहले अरुण गोयल का बयान सुन लीजिए। अपनी धरती पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ आया हूँ तो कुछ करने के लिए मैं यहाँ मेरे से जो भी हो सकता है। राम जी ने एक छोटी सी सेवा दी है मुझे। पहली बात तो मैं अपने आप को उसमें प्रूव कर सकूं कि हाँ उन्होंने ठीक आदमी को सेवा दी है, और उसके बाद उससे जो भी होगा वो मैं इस धरती के लिए करूँगा, यहाँ के लोगों के लिए करूँगा, यहाँ के भाइयों और बहनों के लिए करूँगा। तो आप सबका सहयोग मुझे चाहिए होगा, उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर बेहद ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल और बहुजन समाज पार्टी के हाजी मोहम्मद याकूब, दोनों के बीच में अंत तक कड़ा मुकाबला रहा और जीत आखिरकार राजेंद्र अग्रवाल के खाते में गई। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट मिले, 48.19% वोट प्रतिशत रहा। बसपा की तरफ से हाजी याकूब कुरैशी मैदान में थे, जिन्हें 5,81,455 वोट मिले थे, 47.80% के करीब में वोट प्रतिशत इनका रहा था। कांग्रेस की तरफ से हरेंद्र अग्रवाल मैदान में थे, जिन्हें सिर्फ 34,479 वोट मिल सका, 2.83% वोट प्रतिशत रहा। 2009 के चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल को 47,146 मतों के अंतर के साथ बीजेपी के लिए जीत हासिल की थी, और फिर 2014 में राजेंद्र अग्रवाल ने मोदी लहर में बीएसपी के अखलाक को 2,32,326 मतों के अंतर से हराया था। हालांकि अग्रवाल 2014 वाली बड़ी जीत 2019 में कायम नहीं कर सके थे, क्योंकि उन्हें जीत हासिल करने के लिए खासा संघर्ष करना पड़ा था और करीब 5,000 के मतों के अंतर से चुनाव जीत पाए थे। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम के समीकरण को देखें तो बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को 5,32,981 वोट मिले, 47.86% इनका वोट प्रतिशत रहा। बसपा की तरफ से मोहम्मद शाहिद अखलाक मैदान में थे, जिन्हें 3,06,55 वोट ही मिल सका, 27.00% इनका वोट प्रतिशत रहा। सपा की तरफ से शाहिद मंजूर मैदान में थे, जिन्हें 2,11,759 वोट मिले, 19.01% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से नगवा मैदान में उतरी थी, जिन्हें 42,911 वोट ही मिल सका और 3.85% वोट प्रतिशत रहा। आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था और वो थे डॉक्टर हिमांशु सिंह, जिन्हें 11,793 वोट मिल सका, 1.06% वोट प्रतिशत इनका रहा था। मेरठ जिले के तहत 5 विधानसभा सीटें आती है, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ और मेरठ साउथ, और इसके अलावा हापुड़। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जताया था, और जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के इतर 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन नहीं हो सका।
लेकिन इस बार यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में सपा के खाते में मेरठ सीट आया है और यहां से सपा के प्रत्याशी हैं भानु प्रताप सिंह। जातीय समीकरण को समझने से पहले आप यहां के स्थानीय लोगों को सुनिए कि उनका क्या कहना है, वो किन के पक्ष में इस बार चुनाव का मूड बना रहे हैं। कौन भारी पड़ने वाला है इस बार? बीजेपी जो है अरुण गोविल को लाई है, राम का किरदार निभाया उन्होंने, और लोगों के मन में एक छवि है भगवान राम की, और अभी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बना है। तो बीजेपी ने बिल्कुल सही समय पे सही दाव खेला है और अरुण गोविल जी को जो उतारा है, लोगों के मन में भगवान राम की छवि है और मुझे पूरा भरोसा है कि अरुण गोविल जी इस छवि से और मोदी जी के आशीर्वाद से मेरठ की जनता उन्हें 100% वोट देगी और अरुण गोविल जी यहाँ से ज़रूर जीतेंगे। अच्छा, यानी कि जो भानु प्रताप सिंह है वो क्या कर पाएंगे? भानु प्रताप जी का नाम इतना ज़्यादा नहीं है अभी मेरठ में, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन मेरठ में कोई ऐसा उन्हें नहीं जानता है। मेरठ में और भी काफ़ी कदावर नेता थे जिनको टिकट दिया जा सकता था और मेरठ में अच्छे उम्मीदवार की कोई अभी कमी नहीं है, लेकिन भानु प्रताप जी का ऐसे लगता है जैसे हेलीकॉप्टर से उतारे गए कैंडिडेट हैं। वही लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि भाई ये भी बाहरी हैं अरुण गोविल जी। देखिए, अरुण गोविल जी का जहाँ तक मैंने सुना है कि उनका बचपन जो है मेरठ की गलियों में ही गुजरा है और मेरठ के निवासी हैं और भगवान राम की छवि है। भगवान राम के रूप में हमने उन्हें उसमें रामायण के सारे पात्र में देखा है, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि भगवान राम ही जीतेंगे और गोविल जी ज़रूर यहाँ से लोकसभा सांसद बनेंगे। देखिए, अब मुकाबले में थोड़ा सा मज़ा आ गया, जैसे आपने पहले भी हमारी बात हुई, तो अब मुकाबले में थोड़ा सा मज़ा आ गया क्योंकि इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया है वो भी एक नौटंकीबाज है और टीवी के राम को उतार लाया, कलाकार आदमी को। तो कलाकारी तो अब चलेगी नहीं, मेरठ की जनता कलाकारी बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरठ की जनता बर्दाश्त करेगी जो उनका आदमी हो, उनके बीच का आदमी हो, सड़कों को जानता हो, लोगों को जानता हो, समस्याओं को जानता हो, लोगों से रूबरू हो। अब मान लो आपको कोई अरुण गोविल जी मान लेते हैं जीत जाते हैं, तो आपको एक कागज़ पे साइन कराना है, तो इस बहाने आप मुंबई घूमने चले जाओगे। तो ऐसे ही भानु प्रताप सिंह के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली फिर भी थोड़ा सा मुझे पास लग रहा है ना, वो 70 किलोमीटर की दूरी पे है और मुंबई बहुत दूर है ना, तो कैसे जाएंगे जनता? अब तो कार्यकर्ता उन्हें ढूंढेंगे। अभी तो मैं कह रहा हूँ आधे से ज़्यादा जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके पास अरुण गोविल जी का नंबर नहीं होगा, उनके पास उनका पता नहीं होगा कहाँ से। लेकिन नाम तो बड़ा है ना, नाम पे थोड़ी चुनाव लड़ना है, नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव लड़ा जाएगा मुद्दों पे, चुनाव लड़ा जाएगा बेरोजगारी पे, चुनाव लड़ा जाएगा किसानों के आंदोलन पे, चुनाव लड़ा जाएगा किसानों को क्या मिला, नौजवानों को क्या मिला, नौकरी कहाँ गई जो मोदी ने वादा किया था। चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, चुनाव मुद्दों का ही होगा। भाजपा के कार्यकर्ता है तो अरुण गोविल जी जीत रहे हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, तो ऐसा भी एडवोकेट है, अच्छा है मेरठ में। आप बताइए कि कौन भारी पड़ने वाला है? देखो जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनु चौधरी है और मेरठ से तो भगवान श्री राम की छवि देखते हुए अरुण गोविल जी के अंदर उनका राज तिलक होके जाने वाला है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एक तरफा जीत होगी। बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में भी है क्योंकि 3 बार वो जीत चुकी है। बिल्कुल, बीजेपी पहले से भी मजबूत स्थिति में है और अगर कहीं कोई संशय था भी तो ऐसा कैंडिडेट आने के बाद वो संशय भी अब दूर हो गया। बाहरी या आंतरिक का तो कोई मामला नहीं है। अरुण गोविल जी का भी मेरठ से संबंध रहा है, यहाँ उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की है और ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। वे बाहरी कैंडिडेट उतारते हैं, आंतरिक उतारते हैं, ये कार्यकर्ताओं का या यहाँ वोटर का कोई निर्णय नहीं है। जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा के, मतलब आपका मानना है कि बीजेपी बढ़त में है? बीजेपी बढ़त में है। रोहित जी, आपका क्या मानना है? एक्चुअली मैं ज़्यादा रहता नहीं हूँ, दिल्ली रहता हूँ, पर हाँ मुझे लग ही रहा है कि शायद अरुण गोविल ही चुनाव जीतेंगे, यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। तो क्या जैसे अरुण गोविल को भी लोग बाहरी कह रहे हैं? बाहरी या आंतरिक का तो कोई मामला नहीं है। अरुण गोविल जी का भी मेरठ से संबंध रहा है, यहाँ उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की है और ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। वे बाहरी कैंडिडेट उतारते हैं, आंतरिक उतारते हैं, ये कार्यकर्ताओं का या यहाँ वोटर का कोई निर्णय नहीं है। जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा के, मतलब आपका मानना है कि बीजेपी बढ़त में है? बीजेपी बढ़त में है। आपका भी यही मानना है कि बीजेपी 100% बीजेपी बढ़त में है। हम और लोगों से भी यहाँ कोशिश करेंगे पूछने की कि आखिर वो क्या सोचते हैं। यहाँ और लोग भी हैं। सर, एक छोटा सा तो सवाल पूछता हूँ। हाँ, बीजेपी ला रही है अरुण गोविल को, राम का उन्होंने किरदार निभाया, समाजवादी भानु प्रताप को, कौन भारी पड़ने वाला है? अरुण गोविल जी भारी पड़ेंगे, सीधी सी बात है। क्यों, मतलब क्या लगता है? एक चुनावी मुद्दा है, ऐसा है कि जो बीजेपी की लहर अभी भी चल रही है और वो रामायण में भी थे,
इस कारण हो सकता है वो जीत जाए। आपका क्या मन है, मतलब आप अरुण गोविल जी को मानते हैं कि आप वोट देते? नहीं, हमें तो सांसद ऐसे चाहिए जो लोगों के बीच में रह के यहाँ काम कर सके और हवाई बातें ना करे, जमीनी स्तर पर काम करे। हमें ऐसा सांसद चाहिए। आपको लगता है ये करेंगे? मे भी। श्री राम जी आ चुके हैं, बीजेपी जीतेगी और हर बार की तरह इस बार श्री राम जी का जलवा है और अब भी श्री राम का ही जलवा रहेगा। और जो अरुण गोविल जी को टिकट दिया गया है, बहुत अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया है बीजेपी ने और ये जीत निश्चित है। और पूरे जो मोदी जी का नारा है 400 पार, इस बार हम 400 पार करके। चुनाव में बाहरी होने का मुद्दा या शहरी होने का मुद्दा कितना चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। उस्मान चौधरी, मेरठ क्षेत्र को दलित और मुस्लिम बाहुल्य वोटर का वर्चस्व माना जाता है। जाट बिरादरी का भी यहाँ पर खासा भूमिका है। वाल्मीकि समाज करीब 59,000 के करीब आबादी यहाँ पर मानी जाती है। यहाँ ब्राह्मण, वैश्य और त्यागी समाज के वोटर की भी अच्छी खासी संख्या है। जाटों के भी करीब 1,30,000 की आबादी है। गुज्जर और सैनी समाज के वोटर की भी अच्छा खासा प्रभाव इस सीट पर रहा है। अब 2011 जातीय जनगणना के अनुसार से यहाँ की आबादी देखें तो 63.1% यहाँ की साक्षरता बताई गई। ग्रामीण वोटर 5,34,410 बताए गए, जो कि करीब 28.3% के करीब आता है। अब इसमें बढ़ोतरी भी हो गई है। शहरी वोटर 13,53,966, जो कि 71.7% की आबादी के अनुसार है। और 2019 में कुल वोटर यहां पर 18,88,376 बताए गए। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस सीट को देखा जाए तो इस सीट की आबादी को अगर देखें कि इस पर कौन कौन सी जाति का कितना आबादी है, तो बौद्ध धर्म के 0.05%, ईसाई धर्म के 0.27%, जैन धर्म के 0.44%, मुस्लिम धर्म के 33.95%, सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम धर्म की है यहाँ पर। अनुसूचित जाति के 19.4%, अनुसूचित जनजाति के 0.1% और सिख समुदाय के यहाँ पर 0.59% आबादी बताई जाती है। पश्चिमी प्रदेश के अहम जिलों में शुमार मेरठ लोकसभा सीट के राजनीति की अगर बात करें तो 1991 से लेकर अब तक 8 चुनाव में 6 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 1991, 1996, 1998 में बीजेपी को जीत मिली। 1996 और 1998 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अमरपाल सिंह विजय हुए थे। बीजेपी की लगातार जीत का सिलसिला 1999 में जाकर टूट गया, जब कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना चुनाव जीते थे। कब कौन कौन इस सीट पर चुनाव जीता उसकी बात करें तो यह सीट 1952 में अस्तित्व में आया। 1957, 1962 में शाहनवाज खान कांग्रेस की तरफ से जीते। 1947 में महाराज सिंह भारती संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जीते। 1971 में शाहनवाज खान दोबारा कांग्रेस की तरफ से जीते। 1977 में कैलाश प्रकाश जनता पार्टी से। 1980 और 1984 में मोहसिन किदवई कांग्रेस की तरफ से जीते। 1989 में हरीश पाल जनता दल से जीते। 1994 में उपचुनाव हुआ और 1996, 1998 में यहां से अमरपाल सिंह बीजेपी की तरफ से जीते। 1999 में अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस की तरफ से जीते। उसके अलावा मोहम्मद शाहिद अखलाक 2004 में बीएसपी की तरफ से जीते। 2009, 2014, 2019 में राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी की तरफ से यहां से जीत दर्ज किए। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में भी मेरठ की अपनी पहचान रही है। तो मध्य युग के इस शहर की इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली के निकट बसी हुई है, से हमेशा चर्चा में रही है और राष्ट्रीय महत्व से भी इसको जाना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग में पहला विद्रोह यहीं से हुआ था 10 मई 1857 को। यही नहीं, मेरठ को भारत का खेल नगर भी कहा जाता है। यहाँ पर विशाल खेल उद्योग भी है। मेरठ में पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार 2 नामों को लेकर खास चर्चा है। एक है टीवी के राम अरुण गोविल, तो दूसरा है सपा उम्मीदवार भानु प्रताप। इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं भानु प्रताप सिंह की। अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह लगातार ईवीएम मुद्दे को लेकर चर्चा में रहे हैं। इसी कारण अखिलेश यादव ने गठबंधन को ध्यान में रखकर दलित चेहरा मैदान में उतारा है और दलित समाज के उत्पीड़न के लगातार घटनाएं, दलितों का शोषण जैसे मामलों में दलित वर्ग के साथ खड़े होने का संदेश देते हुए सपा ने ये डिसीजन लिया।
दूसरा कारण यह भी है कि मेरठ में सपा में नेताओं में अंदरूनी कलह भी चल रही है, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी और उसको देखते हुए भी अखिलेश यादव ने भानु प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाने का मन बना लिया। भानु प्रताप सिंह पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वर्तमान में वो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें मेरठ सीट से अपना प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया है। भानु प्रताप सिंह ने ईवीएम बदलने की मांग को जोर शोर से उठाया है। वे मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। उन्हें सपा में आपसी खींचतान का फायदा भी मिलता दिख रहा है और इसके अलावा पदम सिंह इनके पिता रहे हैं, रिटायर्ड एडीजी थे। दिल्ली के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति में सक्रिय रहे और चुनाव भी लड़ा। बुलंदशहर प्राइमरी स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई, 8वीं तक ये यहीं पढ़े। बुलंदशहर GIC की स्कूलिंग की और मेरठ के चौधरी चरण सिंह से यूनिवर्सिटी में इन्होंने ग्रेजुएशन किया और 1993 में लॉ की पढ़ाई पूरी की। अगर बात करें अरुण गोविल के, तो दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 में शुरू हुआ था और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को देखने को मिला। सीरियल में अभिनेता अरुण गोयल ने राम का किरदार निभाया था। वे तब तक भगवान राम की छवि से बाहर अभी भी नहीं निकल पाए हैं। अभी भी उनके राम की छवि को लेकर काफी चर्चाएं। शो के प्रसारण के 36 साल बाद भी गोविल को आज भी टीवी के राम के रूप में पहचान मिलती रही है। हालांकि वे एक्टर नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना बिजनेसमैन बनने का था और इसी सपने के साथ वे यूपी के मेरठ से मुंबई पहुंचे थे। एक इंटरव्यू के दौरान खुद अरुण गोविल ने यह बताया था कि राम का किरदार निभाने के बाद लोग उन्हें असल में भगवान राम मानने लगे थे। वे जहां भी जाते थे लोग उन्हें देखकर हाथ जोड़ने लगते थे और उनके पैर छूने लगते थे। टीवी पर रामायण सीरियल देखते समय लोग अगरबत्ती तक जलाने लगते थे। इतना ही नहीं, फिल्मों में भी इसी तरह के रोल ऑफर होने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली थी। अरुण गोयल का जन्म 12 जनवरी 1958 को रामनगर, जो कि मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। जब वे मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने कुछ नाटकों में भी काम किया। शुरुआत में उन्होंने सहारनपुर में ही बिताया और अरुण के पिता चाहते थे कि ये सरकारी नौकरी करे, लेकिन खुद अरुण ऐसा नहीं करना चाहते थे, जो हमेशा के लिए उनको यादगार बनाने वाला था। इसी वजह से वे बिजनेस करने का सपना लेकर मुंबई चले गए और बाद में एक्टिंग का रास्ता चुन लिया। बड़े पर्दे पर पहला ब्रेक कब मिला? अरुण गोयल को पॉपुलैरिटी भले ही छोटे पर्दे के राम बनने के बाद मिली, लेकिन उन्होंने पहला ब्रेक 1977 में ताराचंद बड़जात्या की फिल्म आई थी पहेली और इसी से उन्हें पहला ब्रेक मिला। इसके बाद उन्होंने सावन को आने दो, जो 1989 में आई, सांच को आंच नहीं 1979 में आई और इतनी सी बात 1981 में आई फिल्म। इसके अलावा हिम्मत वाला 1983, दिल वाला 1986, हथकड़ी 1995 और लव कुश 1997 जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। रामानंद सागर ने अरुण गोविल को सबसे पहले सीरियल विक्रम और वैताल में राजा विक्रमादित्य का रोल दिया था। इसकी अपार सफलता के बाद 1987 में रामायण में भगवान राम का रोल अरुण ने निभाया और इस रोल से वे इतने पॉपुलर हुए कि आज भी लोग उन्हें टीवी के राम कहकर बुलाते हैं। अरुण अपने पिता की 8 संतानों, 6 बेटे और 2 बेटियों में चौथे नंबर पर आते हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रीलेखा गोविल है। अरुण और श्रीलेखा की 2 संतानें हैं। बेटे का नाम अमल और बेटी का नाम सोनिका गोविल है। लेकिन अब टीवी के राम मेरठ में चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि कौन किस पर भारी होता है। टीवी के राम जनता के मन में बैठ पाते हैं या फिर ईवीएम पर कथित तौर पर उसका पर्दाफाश करने वाले, सवाल उठाने वाले भानु प्रताप कामयाब रहते हैं। हालांकि ये सब चुनाव परिणाम आने के बाद 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा कि कौन किस पर भारी। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।